आपको युवा पीढ़ी के विचारों से अवगत कराया था। आइए आज इसके दूसरे भाग में जानते हैं कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के विचार। नमस्कार। बदलते सांस्कृतिक मूल्य एक दृष्टि विषयक चर्चा के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। मित्रों, संस्कृति पर बात करना हरि कथा अनंता की तरह ही काफी दुष्कर कार्य है, क्योंकि संस्कृति नामक पिटारे में एक तरफ रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, तीज त्योहार और जीवन शैली और जीवन मूल्य जैसे बहुत से बिंदु इसमें समाहित है। पूर्व काल में तो जब हम संस्कृति की बात करते थे तो कुछ सार्थक और कुछ सृजनात्मक मूल्यों की बात ही की जाती थी, पर आज संस्कृति का एक विपरीत फॉर्म, एक जिसे हम अपसंस्कृति या कुसंस्कृति भी कह सकते हैं, आधुनिक जीवन शैली ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस कार्यक्रम के पिछले भाग में हमने अपने कुछ युवा साथियों से, कुछ किशोर मित्रों से संस्कृति से संबंधित कुछ मूल प्रश्नों को, कुछ गूढ़ बिंदुओं को उठाने की कोशिश की थी और काफ़ी सार्थक बातें हमारे सामने उभर कर आई थी। बहुत से प्रश्न उन्होंने उठाए, बहुत से बिंदुओं को काफ़ी जटिल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमें लगा कि इन प्रश्नों पर, इन बिंदुओं पर जब तक एक गहरी चर्चा नहीं हो पाती है तब तक हम संस्कृति और उसमें जो होते हुए तीव्रतर परिवर्तन हैं उनको शायद नहीं समझ पाएंगे। और इसी चर्चा को करने के लिए आज हमने स्टूडियो में कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। आइए बातचीत करने से पूर्व आपका उनसे परिचय करवा दें। मेरे पास ही में श्रीमती लक्ष्मी चूड़ावत विराजमान हैं। लक्ष्मी जी पूर्व सांसद और भारतीय संस्कृति की जानी मानी विशेषज्ञ हैं। लोक संस्कृति, जन संस्कृति से आप निरंतर रूप से जुड़ी रही हैं। विदेशों में आपने अनेक बार यात्राएं की हैं और अपनी भारतीय संस्कृति का वहाँ पर एक परिचय और एक किसी तरह की अंतर्क्रिया में आप संबंधित रही हैं। मेरी दाईं तरफ डॉक्टर संजीव भानावत बैठे हुए हैं। डॉक्टर संजीव भानावत पत्रकारिता विभाग में प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं और यहाँ पर एक मीडिया के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्नों में मीडिया ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी निभाई है। हमारे तीसरे विशेषज्ञ श्री राजीव गुप्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत हैं। आप समाजशास्त्र पढ़ाते हैं और एक समाजशास्त्रीय नज़रिया संस्कृति और इससे जुड़े हुए प्रश्नों का क्या हो सकता है और ये जो युवा पीढ़ी और युवा मन और युवा चेतना से जो जुड़े हुए कठोर और एक जटिल प्रश्न हैं, उनको किस तरह से हम एक सैद्धांतिक स्तर पर इसकी विवेचना कर सकते हैं, इसके लिए श्री गुप्ता को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। राजीव जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत भी आप ही से करना चाहूँगी। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमें लगता है कि संस्कृति अपने आप में कोई एकाकी शब्द या तत्व नहीं है। निश्चित रूप से वो आईना है आपके समाज का, आपकी अर्थव्यवस्था का, आपके इतिहास का। तो आप क्या समझते हैं जो संस्कृति में इतने तीव्रतर परिवर्तन पिछले दशक में, पिछले कुछ वर्षों में जो तेज गति से दिखाई दे रहे हैं, क्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ और तंत्र उसमें किस रूप से आप उसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, संस्कृति को 3 नजरियों से देखना चाहिए। तो संस्कृति जीवन जीने की पद्धति है और जब जीवन जीने की पद्धति के रूप में हम संस्कृति को देखते हैं तो ये कोई एक एकांगी दृष्टिकोण नहीं। समाज में विभिन्न प्रकार के समूह हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं और उनकी अपनी एक विशेष प्रकार की जीने की पद्धति है। एक तो हमें उस नजरिए से संस्कृति को देखना चाहिए। दूसरा, संस्कृति किसी भी समाज के अंदर एक ऐसा उपकरण है जिस उपकरण के माध्यम से जो प्रभावशाली वर्ग है वह प्रभावशाली वर्ग सामान्य वर्ग के जीवन जीने के तरीकों को न केवल प्रभावित करता है बल्कि उन्हें अपने तरीके से ढालने की कोशिश करता है और अगर वह नहीं ढलती है तब फिर वह शोषण के माध्यम से, दमन के माध्यम से उन चीजों को लाने की कोशिश करता है। तो संस्कृति का एक दूसरा नजरिया हमारे सामने ये आता है और जिसका एक बहुत व्यापक स्वरूप हमें आज क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। संस्कृति का तीसरा नजरिया है जिसमें कि हम डेवलप्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड की बात करते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका एक चेतनावान स्वरूप होना चाहिए और उस चेतनावान स्वरूप में
किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से, किन अभिकरणों के माध्यम से हम चेतना के स्तर को विकसित करते चले जाते हैं, ये एक तीसरा पक्ष आता है। और इन तीनों का मिलाजुला स्वरूप ही किसी समाज के अंदर संस्कृति को स्थापित करता है। आपकी ये बात सही है कि संस्कृति किसी भी समाज का आईना होती है। जो भी समाज का आर्थिक ढांचा है, जो समाज का राजनीतिक ढांचा है, उसी के हिसाब से संस्कृति निर्मित होती है। कृषक ढांचा जब था, कृषि का युग था, तो एक विशेष प्रकार की संस्कृति थी। उसके बाद में जैसे जैसे परिवर्तन आए, संस्कृति परिवर्तित होती चली गई। और आज जो प्रौद्योगिकी दौर है, तीव्र औद्योगिक विकास का दौर है, इसमें संस्कृति के स्वरूप बदलेंगे, संस्कृति के मूल्य बदलेंगे। इसलिए संस्कृति को हमें हमेशा एक आर्थिक नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। और चूंकि उस आर्थिक ढांचे पर विशेष प्रकार के वर्ग आते जाते रहते हैं, उस आर्थिक ढांचे को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं। इसलिए संस्कृति को वे अपने तरीके से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कोई भी संस्कृति जब परिवर्तन का रास्ता तय करती है, तो उस परिवर्तन के रास्ते में हम उस देश के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे के महत्व को इनकार नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि वही राजनीतिक और आर्थिक ढांचा उस समाज की संस्कृति को निर्मित और विकसित करता है। अगर ये पूरा समग्र नजरिया हमारे सामने हो, तो शायद हम जो आज आप संस्कृति के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो युवा में जिन मूल्यों के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उन्हें न केवल हम एक मतलब सोच प्रदान कर सकते हैं, बल्कि उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी दिशा भी तय कर सकते हैं। डॉक्टर भानावत राजीव जी जैसे कह रहे थे कि संस्कृति का जो प्रश्न है वो एक समग्र प्रश्न से जुड़ा हुआ है और कि काफ़ी जटिल प्रश्न है, जहाँ उन्होंने तंत्र की खामियों की तरफ इंगित करने की कोशिश की। हमने जब पिछले दिनों युवा साथियों से बातचीत की, तो मुझे लगा कि वो बहुत से ऐसे बिंदुओं को उठा रहे थे जिसके प्रति वो शायद स्वयं भी अवेयर नहीं थे। जैसे पश्चिम का जो दबाव उन पर है, एक ग्लैमर की संस्कृति का जो दबाव उन पर है, जिस तरह युवा साथियों ने जवाब देने के समय पर अपने को बार बार ये कहा कि वो पश्चिमी वेशभूषा है, चाहे संगीत है, चाहे म्यूजिक है, डांस है, दूरदर्शन के कार्यक्रम हैं, उन सब से वो इतने एक अवाक से, इतने सम्मोहक रूप से जुड़े हुए हैं कि उससे कट कर उनके लिए सोचना शायद काफ़ी मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि जो मीडिया की भूमिका है उस संस्कृति को, उस पश्चिमी संस्कृति को हमारे युवा तक पहुंचाने में, क्या मीडिया ने अपने उस धर्म को, अपने कर्म को सही ढंग से निभाया है? देखिए विद्या जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीडिया को हम कई रूपों में देख सकते हैं, जहाँ एक मुद्रित माध्यम हमारे सामने है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारे सामने है, और इनकी एक पूरी की पूरी परंपरा हमारे यहाँ रही है। विशेषकर जब देश में आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय हमारे समाचार पत्रों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, और जो हमारा उस समय की युवा पीढ़ी थी, उनके सामने एक संघर्ष का जो आदर्श प्रस्तुत किया, और उसका एक परिणाम था कि हमने आज़ादी प्राप्त की। उसके बाद वो जिस मिशन भाव से हमारा मीडिया जो था उस समय काम कर रहा था, क्योंकि औद्योगिक दबाव, जिस अर्थतंत्र की बात राजीव जी ने अभी की, उस औद्योगिकरण के कारण, व्यावसायीकरण के कारण वो सारा जो हमारा समाचार पत्र और ये पूरा का पूरा मीडिया का तंत्र था, वहाँ उस व्यावसायिकता ने प्रवेश किया। और आज के इस दौर में हम इस 5, 7, 8, 10 साल का यदि हम एक अवलोकन करें, तो हम ये पाते हैं कि मीडिया ने जिस तेज़ी के साथ विकास किया है, पूरी दुनिया को उन्होंने अपने एक घर के ड्राइंग रूम में या कमरे में लाके एक प्रकार से सिमटा दिया है। और निश्चित रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से वो विकसित हो रही है और जिस प्रकार से दुनिया के विभिन्न रूप इनको यहाँ देखने के मिल रहे हैं, उससे वो प्रभावित हुई है। तो हमारे जिन आदर्शों की हम अब तक बात करते रहे, जिन सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की हम बात करते रहे, उनसे एक साक्षात्कार के स्वरूप में हमारी पीढ़ी कर रही है। ये निश्चित रूप से एक ऐसे चिंतन का एक आधार हमको यहाँ मिलता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। जो पिछले आपके कार्यक्रम में युवाओं ने जो बात कही, जिस प्रकार से जो जीवन मूल्य उनके सामने आए, निश्चित रूप से हमारे उस तरह के आदर्श जिनकी हम अब तक बात करते रहे या पुस्तकों में हम पढ़ते रहे, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते रहे, वो उस प्रकार के नहीं हैं। लेकिन फिर भी चाहे आप पश्चिम के मूल्य कीजिए, कहिए उनको, या उससे निश्चित रूप से युवा पीढ़ी जो है वो प्रभावित हो रही है। और मीडिया ने जिस प्रकार से एक खुलेपन को, या मैं पूरा स्पष्ट कहूँ तो जो हिंसा और सेक्स को जिस प्रकार से इस पर्दे पर दिखाना शुरू किया है, निश्चित रूप से पीढ़ी उससे प्रभावित हुई है। और उसका जो अनुकरण के जो आदर्श बने हैं, वो हमारे वो पुराने लोग नहीं रह गए हैं जिन्होंने इस देश के लिए या समाज के लिए बलिदान दिया। वो आदर्श जो हैं उनके वो सारे धीरे धीरे बदल रहे हैं। इसलिए मीडिया की तो मानता हूँ कि बहुत बड़ी भूमिका हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में जो बदलाव आ रहा है उनमें रही है। चाहे वो वेशभूषा के स्तर पर हो, चाहे वो खान पान के स्तर पर हो, चाहे वो रहन सहन के स्तर पर हो, या उनका जो एक दैनंदिन जो आचार विचार है, उसमें वो निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं।
लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत जी, जैसे डॉक्टर भानावत ने कहा, उसी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हुए, दूरदर्शन की बात हम यहाँ कर रहे हैं और मीडिया की बात खासतौर से करना चाह रहे हैं, और हमें लगा कि युवा पीढ़ी के जो कोमल मन है उस पर सबसे गहरा प्रभाव अगर किसी यंत्र का और तंत्र का पड़ता है तो वो ये साधन है। तो क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, और क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि काफ़ी गंभीर खतरे के रूप में हमारे सामने मीडिया और दूरदर्शन चैनल्स उभर कर आ रहे हैं, और क्या हमारे युवा साथी किसी और तरीके से, चाहे उसमें हमारे अपनी भारतीय संस्कृति की वो मूल गहराइयाँ हो सकती हैं जिनकी तरफ वो लौटें और सोचें, या उनके अपने घर के संस्कार हो सकते हैं जिससे जो ये दूसरा जो खतरा है उससे निपटने के लिए वो अपने को तैयार कर सकते हैं। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मीडिया का बड़ा जबरदस्त प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है, बड़े लोगों पर भी पड़ रहा है, और जो कोमल जिनके दिमाग के बच्चों पर, उनके ऊपर तो बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। इन पिछले 10 सालों में जो मीडिया ने हमारे समाज को दिया है, चाहे वो फिल्म हो चाहे टीवी के जरिए हो, उसका असर हमें साफ साफ देखने को मिलता है। जिस तरह की एक वल्गैरिटी को जन्म दिया गया है, मैं तो सबसे ज्यादा घबरा रही हूँ तो वल्गैरिटी और जो क्राइम इसके द्वारा बच्चों के मानस पर पड़ रहा है। जो बच्चे समझते नहीं थे कि अपराध किस तरह से किए जाते हैं, खून के तरीके क्या है, अब उन्हें आंखों के सामने देखने को मिलता है कि कैसे कैसे खून किए जा रहे हैं, किस तरह के तरीके हैं लोगों को पकड़ने के, अपहरण करने के, और इसी तरह सेक्स वगैरह को लेकर के वल्गैरिटी। पिछले दिनों अखबार में काफी घटनाएं ऐसी देखने को मिल रही हैं हम अपने सामने देखते हैं। जब हमारे बच्चे बात करते हैं तो उससे पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। अगर हम अपने घर के बच्चों की बातें कहें तो भी हमारे कान खुल जाते हैं कि इन्होंने सीखी कहां से। पूछने पर पता चलता है हमने टीवी में देखा। और दूसरा क्या है कि केवल अगर गाने ही ऐसे हों तो फिर भी वो कुछ इतना बुरा असर नहीं डाल सकते। कुछ गुनगुना लेते हैं, उनके शब्दों का बच्चे अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन जिस गेस्चर के साथ जो गाने गाए जाते हैं, जिस गेस्चर के साथ डांस किया जाता है, वो तो उनको एक खुल्लम खुल्ला ट्रेनिंग दी जाती है वल्गैरिटी की। उसे रोकना निहायत जरूरी है। इसमें एक बात कहना चाहूंगा, जब सारे ही क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक देशों के द्वारा जो विस्तारवाद के नाम पर विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है, और वह जो विकासशील देशों के अंदर जिस प्रकार से आ रहा है, ये उसकी तार्किक परिणति है जो हमें मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती है। आप हर क्षेत्र में अगर उदारीकरण करें, हर क्षेत्र में निजी कंपनियों को आप व्यावसायिक तरीके से प्रस्तुत करें और वे पूरे बाजार को एक व्यावसायिक दृष्टिकोण दें, तो हम ये अपेक्षा कैसे करें कि संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रत्येक पक्ष उस व्यावसायीकरण की प्रक्रिया से मुक्त हो पाएगा। संजीव भाई ने बात बिल्कुल सही कही कि एक तरफ हमें मीडिया के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो उदारवाद के नाम पर आती हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि बाजार व्यवस्था में जिस तरह से परोसी जाती हैं, जो जिसको आप आधुनिकतावाद की संज्ञा देते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है जहां पर मीडिया ने एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की भूमिका निभाई है। ये विरोधाभास हमको मीडिया में देखने को मिलता है कि एक तरफ तो आप उन मूल्यों को ला रहे हैं जो पश्चिमी मूल्य हैं, पश्चिमी जीवन शैली है, पश्चिमी पोशाक है, और दूसरी तरफ वही मीडिया दूसरे क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए धर्म के व्यावसायिक स्वरूप को भी प्रस्तुत कर रहा है। तो धर्म और विज्ञान के मध्य की टकराहट में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्थान पर धार्मिक क्षेत्र के स्वरूप को व्यावसायिक तरीके से प्रस्तुत करना, ये भी हमारे सामने एक ऐसा बड़ा खतरा उभर करके आया है जिसने पूरे भारतवर्ष की साझा संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और उनसे जुड़े हुए मूल्यों को शायद युवा मन की चेतना से बाहर कर दिया है, और उसके नतीजे एक भयावह परिणाम के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। राजीव जी, जिस प्रकार से जो विदेशी चैनल्स हमारे यहाँ आए हैं और हम जिस प्रकार के कार्यक्रम दिखा रहे हैं, तो मूल रूप से उन विदेशी चैनलों से मुकाबला करने के लिए दूरदर्शन ने जिस प्रकार से अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन किया है, या जैसा रानी जी ने अभी कहा कि फिल्म संस्कृति पर आधारित जो कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, हम यदि हमारे देश की उन परंपराओं के दृष्टिपात करें, हमारे इतनी संस्कृति में व्यापकता है, विविधता है, मैं सोचता हूँ कि यदि एक निश्चित सुचिंतित दृष्टि से हमारी उस सांस्कृतिक नीतियों की चर्चा की जाए तो हमारे ऐसे विषय मिल सकते हैं जिनके आधार पर हम ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे कि विदेशी चैनल से हम टक्कर ले सकें। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में यदि व्यावसायिकता के आधार पर करें, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा जिस प्रकार से ये बाहरी आक्रमण
या युवकों का आकाशीय आक्रमण जो हमारे घरों पर हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि इस समय एक बहुत ही हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं, और एक जो पारिवारिक मर्यादाएं या जो एक शालीनता जो हमारी संस्कृति की एक अमूल धरोहर रही है, धीरे धीरे बिल्कुल नष्ट होती चली जा रही है। तो इस सारे परिदृश्य पर नहीं, मेरा सवाल फिर वहीं घूम करके आता है कि जिस परिवर्तन को आप ला रहे हैं, औद्योगिक परिवर्तन को, जिस प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को आप ला रहे हैं, जिस प्रकार का बाजार आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं आपके सामने आ रही हैं, उनके साथ में क्या जिन मूल्यों की, जिन जीवन शैलियों की बात आप कर रहे हैं, उनके बीच में कोई तारतम्य है? हमको ऐसा लगता है कि हम असल में युवा पीढ़ी को विरोधाभास सिखाना चाहते हैं। वह पीढ़ी नए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करती रहे, नई जीवन शैली को भी वह स्वीकार करती रही, क्योंकि वह उसकी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है, सफलता के नए स्वरूप ले आए। और मैं यहाँ संकेत करना चाहूंगा रानी जी की बात की तरफ भी कि ये जो नई परिवर्तन की प्रक्रिया है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया ने मिनिमम एफर्ट्स के द्वारा, न्यूनतम परिश्रम के द्वारा अधिकतम सफलता प्राप्त करने का जो एक स्वरूप प्रस्तुत किया है, उस स्वरूप ने हमारे सामने सबसे बड़ा सांस्कृतिक संकट उत्पन्न कर दिया है। जो कुछ भी हम करते हैं कम से कम करना चाहें, लेकिन अधिक से अधिक सफलता मिल जाए। और सफलता का मानदंड क्या है? हम भौतिक दृष्टि से कितना अपने आप को सक्षम बना चुके हैं। और अगर भौतिक दृष्टि से सक्षमता यही सफलता है और यही मूल्य है, तो फिर सारे आदर्शों की बात करना बेमानी हो जाता है। और मेरा मानना तो यह कि अगर ऐसे आदर्श हम युवा पीढ़ी को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम उसे एक ऐसे ढांचे में डाल देंगे, एक ऐसी प्रक्रिया की तरफ ले जाएंगे जिसकी परिणति एलियनेशन होती है, जिसकी परिणति अलगाव होती है। नहीं राजीव जी, जैसा आप अभी कह रहे हैं और अब मार्केट के दबावों की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि समाज शायद पूरा एक बाजार के रूप में उभर कर आ रहा है। मुझे लगता है हम व्यक्ति की ऊर्जा और उसकी क्षमता को काफी कम करके आंक रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि व्यक्ति अगर स्वयं ठान ले और हम अब फिर से लौट कर, जिसकी तरफ रानी जी ने भी संकेत किया, अगर हम अपने पुराने सारे रीति रिवाज और कल्चर की तरफ देखें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पश्चिम को, ऐसे बहुत से हमले हम पे बार बार हुए हैं और हमने अपनी अस्मिता को इंटैक्ट करके बचा कर रखा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उनको सिखाकर कुछ भेजा है। तो वो फिर से एक ऐसी स्थिति, एक चैलेंज, एक चुनौती हमारे सामने है। पर ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत से सार्थक प्रयासों के द्वारा हम इन स्थितियों से ना सिर्फ निपट सकते हैं, बल्कि उनमें काफी सुधार ला सकते हैं। संजीव जी, शायद मैं इसके बारे में कुछ कहूँगी। आप कहते हैं कि पहले ऐसे आक्रमण हो चुके हैं, मैं मानती हूँ कि ऐसे आक्रमण हुए, लेकिन इतनी तेजी के साथ और इतने बड़े जोर से पहले के आक्रमण नहीं हुए। पहले के जो आक्रमण हुए थे, तो ऊपर के जो लोग थे, प्रभावशाली लोग थे, उनके ऊपर उन्हीं का ज्यादातर प्रभाव पड़ा। लेकिन आज जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे गांवों में, हमारे झोपड़ी में रहने वालों के, और व्यापक। उसके साथ क्या है कि जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उसके ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वो सोचते हैं कि इस तरह से चलने से हमारे बच्चे ऊपर उठेंगे, उनका विकास होगा, समाज में इनका दर्जा बढ़ेगा, और इस तरह से वो बच्चों को इस लाइन में ढालना चाहते हैं। वो सोचते हैं हमारे बच्चों की उन्नति और तरक्की के यही रास्ते हैं कि वो इस तरह से चले, इस तरह की पढ़ाई करें। ये सोचने की बात है। संजीव जी, जैसे रानी जी ने जैसे बात कही थी, वो उपभोक्तावाद की, वो सारी बातें जिस तरह काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल देश का बहुत छोटा वर्ग है जो वहाँ तक पहुँच पाया है। जैसे रानी जी ने कहा कि गाँव में इतने लोग हैं, तो बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन ये जो मीडिया है, आज उसने उनके घर में भी एक जो घुसपैठ है वो शुरू की है। तो वो जो पूरा उनका एक सांस्कृतिक धरातल था, वो सारा मैं सोचता हूँ कि एक तरह से डगमगाने लगा है। तो उस दृष्टि से हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि एक तरफ तो दूरदर्शन पर आज विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं कि खाना खाने से पहले आपको हाथ धो के आना चाहिए या खाने की चीजें ढक के रखनी चाहिए। एक तो हम हमारा स्तर ये मानते हैं कि हमको एबीसी से हमारी जनता को सिखाना है, और दूसरी ओर आप पश्चिम के सारे मूल्यों को एक साथ परोसना चाहते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इसमें निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन उस युवा पीढ़ी को भी होगा। तो उस सारे दौर में हम ऐसे कौन सी चीजें मतलब अपना सकते हैं, या क्या हमारे इस मीडिया की कोई एक ऐसी नीति निर्धारित कर सकते हैं जिसके आधार पर जो हमारा एक सांस्कृतिक विकास हो रहा है, चाहे वो सामाजिक परिवेश में हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, तो एक इस दृष्टि से हमको तार्किक दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि हम हमारे इस सारे युवा पीढ़ी को या पूरे समाज को किस और ढालना चाहते हैं। एक बात जैसे पहले भी उठी थी, रानी जी ने उसकी तरफ संकेत किया था कि कुछ विकल्पों की बात हम करें, कुछ सार्थक साहित्य, इस पर आपने प्रिंट मीडिया की बात की, कुछ संस्कारवन प्रोग्राम या कार्यक्रम बनाए जाएं जिनको देखकर निश्चित रूप से एक संदेश, एक सुशिक्षा छात्रों में और युवा पीढ़ी में पहुंचे। तो उसकी आवश्यकता है और उसके लिए करबद्ध होकर सब लोगों को काम करने की ज़रूरत है।
बजाय इसके कि हम जो विदेशी चैनल हैं और उन पे हम किस तरह का नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर बात लौट के जाती है तंत्र की तरफ, और उस पर हमारा नियंत्रण कितना है, उस सरकारी सांस्कृतिक नीति के बनने में, निर्माण में हम कितनी भागीदारी निभा सकते हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा हो जाता है। साहित्य या प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में भी आने वाला है, बात चल रही है इस तरह की कि जो फॉरेन मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा उनको भी यहाँ अनुमति दी जाए, इस तरह के भी चर्चाएं हैं। इसलिए आम जन को चॉइस करनी पड़ेगी, उसे उसके सामने चयन की बात है, वो ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे कार्यक्रम ना देखें, खासतौर से घर में जो माताएं हैं या अभिभावक हैं या जो शिक्षक हैं, वो छात्रों को इस तरह की एक विवेकशीलता उनमें जागृत करे कि जहाँ वो चॉइस करने, क्योंकि अगर आपने ओपननेस की और लिबरलाइजेशन की और उदारीकरण की बात की तो सारी चॉइसेस, सारे विकल्प आपके सामने प्रस्तुत होंगे, फिर चुनना तो आपको है। राजीव, कुछ सवाल इस बात का है कि आम जनता का चुनाव और आम जनता का चयन किस वस्तु के बारे में कैसा हो, ये बातें बहुत बेमानी हो गई, क्योंकि बाजार में, आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि उपभोक्तावाद का प्रभाव जनता के एक छोटे से वर्ग पर ही है, जिसको आप उच्च वर्ग कह लें, क्षमतावान वर्ग कह लें या मध्य वर्ग का एक हिस्सा कह लें, लेकिन वह इतना प्रभावशाली है कि उसने इन सारी की सारी व्यवस्थाओं पर, इन सारे माध्यमों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। हमारी लड़ाई तो एकाधिकारवाद के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम इतने भयावह हो सकते हैं जिसकी हम और आप अगर कभी कल्पना करने बैठ जाएं तो उस कल्पना मात्र से ही हमको डर लगने लगता है, पता नहीं किस प्रकार का भविष्य हमारे सामने उभर करके आने वाला है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, जनता की तो रुचि का सवाल ही नहीं है। बाजार में जो वस्तुएं आ रही हैं, उनका जो उत्पादन हो रहा है वो क्या जनता की रुचि के अनुसार हो रहा है? बाजार के अंदर तो वो वस्तुएं ला रहे हैं और लाने के बाद वो आपकी आवश्यकता बनाई जा रही है। एक विशेष प्रकार की चाय खरीदनी चाहिए, एक विशेष प्रकार का कपड़ा खरीदना चाहिए, क्योंकि इस चाय को पी करके आप में मर्दानगी आ सकती है, और इस विशेष प्रकार का कपड़ा पहन करके आप एक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व बन सकते हैं। यह धारणा और इस प्रकार का मनोविज्ञान, आकर्षण का मनोविज्ञान अगर आप युवा जनता के अंदर या युवा जनसंख्या में लाना चाह रहे हैं तो इसके पीछे उनकी चॉइस का तो सवाल ही नहीं है। राजीव जी, एक अधिकार है रिजेक्शन का, आप मना कर सकते हैं। जैसे संजीव पिछली दिनों बातचीत में बता रहे थे कि बंबई में कुछ लोगों ने अपने घरों से टीवी सेट बाहर फेंक दिए, उन्होंने कहा हमसे वल्गर और अश्लील कार्यक्रम देखने से इनकार करते हैं। तो ये आजादी, ये स्वतंत्रता तो आपको है। आती है तब आप उसको रिजेक्ट करेंगे। देखिए, प्रारंभ में किसी चीज का रिजेक्शन हो, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जनता कई सारी चीजों की तरफ आकर्षित होती है इस सोच के साथ कि शायद वो उसके जीवन में जो जीवन की विसंगतियां हैं उसमें परिवर्तन ला सके, उसकी निर्धनता शायद दूर हो सके। लॉटरीज का ही ले लीजिए, लॉटरीज की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। अब उस आकर्षण के दौर में अनेक लोग जब उसकी विसंगतियों का, उसके भयानक परिणामों का सामना करेंगे, तब शायद जनता का एक वर्ग अपनी पूरी शक्ति के साथ उठे और उसको परिवर्तित कर दे, उस पर नियंत्रण स्थापित कर ले। अभी जनता का और इस पूरे परिवर्तन की प्रक्रिया का तो आमना सामना हो रहा है। मेरी चिंता इस बात की है कि जिस मीडिया की बात संजीव जी कर रहे हैं, वह उस आम जनता के संघर्ष को लोगों के सामने प्रस्तुति नहीं कर रहा, क्योंकि वह तो बाजार का हिस्सा बना हुआ है, बाजार की संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। वह उस बाजार की संस्कृति को लोगों के सामने परोस करके उनके लड़ने की धार को और कमजोर करना चाहता है। और अगर कोई बुद्धिजीवी है तो उस बुद्धिजीवी को और जो चेतनावान लोग हैं उन लोगों को लड़ाई तो ये लड़नी चाहिए कि हम इस प्रकार के मीडिया को नियंत्रित करें जो आम जनता के संघर्ष की धार को किसी न किसी रूप में कुंद करना चाहते हैं। रानी जी, जो पश्चिम के चैलेंजेस की बात राजीव ने की, और मुझे लगता है कि बहुत ग्लैमर, बहुत फैसिनेशन, बहुत आकर्षण उसमें है, और एकाएक उससे छूटना और उससे निकलकर अपने को स्वतंत्र करना काफ़ी मुश्किल है। परंतु जिन भारतीय लोक संस्कृति की बात, जिसमें अपनी एक कशिश है, एक अपना एक मज़ा है, और जिसको ढंग से अगर परोसा जाए तो एक विकल्प के रूप में, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिएगा, बाहर की जो ग्लैमर की चीज़ें हैं उसके लिए हमारे लोगों के दिलों में चकाचौंध बहुत है। जी हाँ, वो उनसे अपने से बहुत ही सुपीरियर समझे हुए हैं। जो भी पश्चिम है बढ़िया है, जो आता है, जिस ढंग से रखा जाता है वो उनको समझते हैं, और लालायित बहुत है नई फैशन की चीज़ों के देखने के लिए। गांव की साधारण औरतें, आप ढीलों के क्षेत्र में चली जाइएगा, कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जनजन, लेकिन वो जितना लिपस्टिक वगैरह यूज करती है आपको अच्छे अच्छे संपन्न घरों में औरतें यूज करती हुई नहीं मिलेगी। जिस ढंग के वो आजकल के कपड़े पहनने लगी हैं और जिस ढंग से वो अपने आप को पेश कर रही है, जरा भी किसी के पास पैसा आता है, अपनी हैसियत से आगे वो उनके ऊपर खर्च करना चाहती है।
वो सोचती हैं इससे हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा बढ़ता जा रहा है। हमारे बच्चों को हम इसमें ढालें। अगर बच्चा राजस्थानी बोलता है तो माताएं उसे दबाती है, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो। अंग्रेजी पहले चॉइस है, हिंदी बाद में। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमारी अपनी जो अच्छी चीजें हैं हम उसे जनता के सामने रख नहीं पा रहे। पता नहीं हम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या रखने की शक्ति नहीं है। ऐसी मनोरंजक चीजें जो बाहर के मीडिया से हम देख रहे हैं, हम अपनी बुनियाद के ऊपर हमारे अपने लोकानुरंजन के जो सामान हैं, गीत है, सामग्री है, उसके ऊपर भी तैयार किया जा सकता है और लोगों के दिलों में वो पसंद आएगी, क्योंकि आखिर वो उनकी पृष्ठभूमि से है, उन्हें पसंद भी करेंगे। लेकिन ऐसी चीज रखी नहीं जा रही। जो चीज हमारी लोक संस्कृति की रखी जा रही है, लोगों में आज उसके प्रति आकर्षण है। जगह जगह लोक संस्कृति के, लोक गीतों के, लोक नृत्यों के प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन फिर वही भावना आ जाती है, एक तो मेहनत नहीं करना, अच्छी चीज को रखना नहीं, और सस्ती से सस्ती चीज रख करके उससे पैसा कमाना। संजीव जी, फिर से सब लोग लौटकर मीडिया की तरफ ही लगातार आक्रमण कर रहे हैं। आप अपने डिफेंस में कुछ बोले हैं? नहीं, इसको डिफेंस ऐसी बात नहीं है। ये तो जो यथार्थ है उनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस लोक संस्कृति की बात रानी जी भी कर रही थी, और इसका जिस प्रकार से फिल्मीकरण होने लगा है और लोक संस्कृति के नाम पे जो चीज़ें आज परोसी जा रही हैं, निश्चित रूप से वो भी हमारी पूरी एक सांस्कृतिक चुनौती के रूप में सामने आया है। और एक बात में फिर राजीव जी ने जो एक बात कही थी कि जिस प्रकार से मीडिया पर जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, उससे एक कल्पना लोक में हमारी युवा पीढ़ी और विशेषकर मैं तो कहूँगा कि जो बाल पीढ़ी है, वो जिस प्रकार से एक वायवी दुनिया या काल्पनिक दुनिया में खो गई है। और जब वो जीवन के आदर्श और यथार्थ, जब इनको वो महसूस करेंगे और यथार्थ धरातल पर वो उतरेंगे, तब जो उनके फ्रस्ट्रेशंस होंगे उनको मेरे ख्याल हमको अभी से महसूस करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो स्थितियाँ आई हैं उनके लिए कोई ऐसी भूमिका हमको तैयार करनी पड़ेगी कि वो जो एक फ्रस्ट्रेशंस उनमें संभावना आने वाले समय में यदि इस प्रकार की होती है। मैं अपनी एक शंका आपके सामने और रखना चाहूँगी कि हमारे समाज में आम लोगों में आजकल जो बदलाव जिस ढंग से ले रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर शादी विवाह में आपके हमारे घरों में सभी जगह गाना होता है, नाच होता है। अब आप कहीं चले जाइए शादी विवाह में महिला संगीत होता है, लेकिन महिला संगीत के नाम पर क्या होता है, वही फिल्मी गाने, वही ऐसे भद्दे बेहुदे गाने वो साथ लाए जाते हैं। जो हमारे सामाजिक गीत गाए जाते थे, पारंपरिक चीजें होती थी जिसमें घर के सब मिलकर के लेते थे, वो गायब होते जा रहे हैं। तो ये आखिर मीडिया ने तो ये स्थिति पैदा कर दी कि घर में लोग साथ एक कमरे में बैठते हैं लेकिन आपस में संवाद नहीं करते हैं। वो उनके हंसने रुलाने सुख दुख के जो सारे सहभागी हैं वो दूरदर्शन के कैरेक्टर्स हो गए। इसका सबसे तो बड़ा मैं ही हूँ आपके। पहले आज से क्या होता था कि रात को हम बैठते थे, मेरे परिवार के सब बच्चे बैठते थे, मैं उनको कहानियां सुनाती थी। घंटों कहानियों का कार्यक्रम चला जाता था, अपनी पारंपरिक बातें होती थी, कहानियां चलती थी। अब कोई एक कहानी सुनने के लिए एक बच्चा नहीं बैठता। घर की बातचीत करें तो उस वक्त तो टीवी आती रहती है, तरह तरह के चैनल आते रहते हैं, उनको इन बातों की सुनने की फुर्सत का, उसी पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। सवाल इस बात का है मैडम कि बाजार के अंदर आकर्षण की वस्तु कौन सी है? वह वस्तु जो क्रय और विक्रय, डिमांड और सप्लाई, इनमें कहीं ना कहीं किसी रूप में उतरती है। जिस लोक संस्कृति की बात हम कर रहे हैं वह लोक संस्कृति आज भी जनता की जीवन शैली का हिस्सा है। जब हम किसान के परिवार में जाते हैं, जब हम मजदूर के परिवार में जाते हैं, जब हम जिसको साधारण जनता कहते हैं उसके परिवार में जाते हैं, तो वह संस्कृति हमें अपने जीवंत रूप में देखने को मिलती है। लेकिन संस्कृति को परोसने वाली जो शक्तियां हैं उसने इसका भी व्यवसायीकरण प्रस्तुत कर दिया। हम कई बार लोक संस्कृति के जो कार्यक्रम देखते हैं मीडिया के ऊपर, विशेष रूप से दूरदर्शन के ऊपर, मुझे वहां कहीं लोक संस्कृति नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि उस लोक संस्कृति को ग्लैमराइज्ड फॉर्म के अंदर प्रस्तुत करके आप फिर एक प्रकार का बाजार विकसित करना चाहते हैं और उस बाजार के अंदर उसको भी डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उसमें ऐसा कुछ मिश्रण कर देते हैं जिसमें वल्गरिटी आ रही है, लोगों को रुचिकर बनाना और कमाना। और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो युवा पीढ़ी है वह युवा पीढ़ी लोक संस्कृति से तो टल गई, उससे बिल्कुल कर चुकी है, और शासक वर्ग के मूल्यों का हिस्सा बन करके, जो प्रभावशाली वर्ग है उसके जीवन का हिस्सा बन करके उसने अपने उद्देश्य निर्धारित करने शुरू किए हैं, और ये इस देश की त्रासदी है। ऐसा लगता है हमने काफी सार्थक चर्चा की। निश्चित रूप से किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, क्योंकि विषय
काफ़ी गंभीर है और चुनौती को हमने सही रूप से आंका अगर है और अगर हमने खतरे को पहचाने हैं और दुश्मन और हमलावर कौन है और किस तरह से निपटा जा सकता है, अगर इस पर भी हमने कोई गहरी चर्चा की है तो हमारे यहाँ बैठना और बातचीत करना एक सफल प्रयास हो सकता है। आशा है आप लोग भी इस विषय पर बात करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और किसी तरह की कोई संभावित समाधानों को खोजने की कोशिश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ और दर्शकों से आज्ञा चाहती हूँ।